IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले जो चैप्टर मैंने उसमें बताया था कि बंगाल के गवर्नर के बारे में, चाहे आपका रॉबर्ट क्लाइव हो और चाहे वारेन हेस्टिंग, इन सबके काम के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम लोग जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने बंगाल के गवर्नर के बारे में बता दिया था, आपने वीडियो देखा होगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे और ब्रिटिश सत्ता का विस्तार देखेंगे 1785 से लेकर के और 1835 के बीच में कार्यकाल में। याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल ने ही काम किया है। तो क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के गवर्नर जनरल ने कब से कब तक शासन किया है, कार्यकाल रहा है, तो 1785 से लेकर के और याद रखना 1835 के बीच के कार्यकाल में भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में ही लोगों ने काम किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो है व्यक्ति आए हैं जो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया है। बंगाल के गवर्नर जनरल में उनके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई, सबको हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि बंगाल के गवर्नर के रूप में कौन कौन क्या क्या काम किया है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस कार्यकाल में। अगर देखा जाए तो इस कार्यकाल में जो ब्रिटिश साम्राज्य की रूपरेखा 3 चरण देखा जाए तो जो पहला चरण है, याद रखिएगा, उसमें नींव रखी गई रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में 1785-86 से लेकर के और 1793 के बीच में प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व संरचना का निर्माण किया गया। इस फेज में नींव रखी गई, विस्तार किया गया 1798 से लेकर के 1805 तक। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था, ये भी जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे। इनके समय में सहायक संधि के माध्यम से सीमाओं का जो है आक्रामक विस्तार किया गया, ये याद रखना है। और बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में याद रखिएगा, याद कौन आया था, लॉर्ड हेस्टिंग आए थे। जैसे एक वारेन हेस्टिंग थे, वैसे लॉर्ड हेस्टिंग भी आए थे। और लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखिएगा, इनके समय में ब्रिटिश सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया गया। 1813 से लेकर के 1823 तक इन्होंने काम किया। अधीनस्थ अलगाव की नीति से विरोधियों का पूर्ण दमन किया, किसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। इनके समय में कौन कौन सी घटना हुई है, कौन कौन से लोग आए हैं, सबको हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे जो है अगर आप कोई डाउट होगा तो आप पूछेगा। याद रखिएगा, सर जॉन मैकफर्न 1785-86 में जैसे कार्यवाहक गवर्नर जनरल ने इस प्रमुख युगों के बीच में पुल का काम किया है। यहाँ एक कंफ्यूजन क्या है बता देता हूं मैं। याद रखना, जब वारेन हेस्टिंग भारत से गए तो वारेन हेस्टिंग भारत से कब गए, 1785 में गए। और रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आए, 1786 में आए। तो 1 साल कार्यकाल के लिए कार्यवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, याद रखना, आपका मैकफर्मन को नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। तो रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग और क्लाइव के बीच में कार्यवाहक के रूप में कौन है, सर जॉन आपका मैकफर्मन है, जो 1785-86 के बीच में काम किया। और इनके बाद कौन आया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। तब वहां से शुरू करते हैं एक एक करके। तो आप इस अंतर को याद रखिएगा, बिल्कुल मैं क्रम से एक एक चीज को लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोग गड़बड़ी मत रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की, बात करते हैं तो 1786 में ये भारत आए थे और 1793 तक इन्होंने भारत में रह करके काम किया था। याद रखिएगा, साम्राज्य का इन्हें वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, ये याद रखिएगा। कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाए तो ये ऐतिहासिक विरोधाभास क्या था कि अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का इन्होंने नेतृत्व किया था। जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था वाशिंगटन के नेतृत्व में, तो वहां के मुख्य सेनापति, ब्रिटिश सेना के मुख्य सेनापति कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। किंतु 1781 में यार्क टाउन के युद्ध में जॉर्ज वाशिंगटन के समक्ष ये इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और जब आत्मसमर्पण वाशिंगटन के सामने किया, तब इन्हें भारत भेजने का निर्णय लिया गया कि अब तुम भारत जाओ और भारत जा करके तुम्हें काम करना है। लेकिन जब ये भारत आए तो ब्रिटिश कंपनी के सामने इन्होंने एक शर्त रख दिया। और शर्त क्या रखा कि हम बंगाल के गवर्नर जनरल तो रहेंगे, लेकिन मुझे सेनापति का भी पद चाहिए। जब तक मैं सेनापति नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं यहां सेनापति था, तो मैं सेनापति बनूंगा तभी मैं जो है भारत जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो इनको खुश करने के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नियम लाया, 1786 का एक्ट लाया गया। और 1786 का एक्ट केवल कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए लाया गया और कहा गया कि अब गवर्नर जनरल सेनापति भी रहेगा। तो सेनापति का जब पद 1786 के एक्ट के तहत दिया गया, तब जाकर के कॉर्नवालिस भारत में शासन करने के लिए तैयार हुआ। तो देखो लिखा है, आगमन की शर्त क्या थी इनकी, कि भारत का गवर्नर जनरल होने के साथ साथ प्रधान जो है सेनापति का भी पद इनको दिया जाए साथ साथ में, तभी जो है सेना का पद दिया जाएगा, सेनापति का पद दिया जाएगा, तभी आएंगे। तो 1786 का अधिनियम पास किया गया और तब ये भारत आई। ठीक है, याद रखिएगा, सेनापति का पद भी इनको मिला और इनके लिए एक अधिनियम अलग से पास किया गया 1786 का, इस बात याद रखिएगा। इनका पहला कार्यकाल था वो 1700 आपका जो है 93 में समाप्त हो रहा था। तो 93 में समाप्त हो गया, ये वापस चले गए और जब वापस चले गए तो इनका दूसरा कार्यकाल भी नियुक्त किया गया था इनको। तो दोहरा कार्यकाल याद रखिएगा, 1805 में दूसरी बार गवर्नर जनरल बन करके आए। लेकिन याद रखना, जब गवर्नर जनरल बन के आए 1805 में, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई आकस्मिक। और जब मृत्यु हो गई तो इनकी समाधि आज गाजीपुर में ही है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ही आज इनकी समाधि, इनकी कब्र कहाँ है, याद रखना, इनकी कब्र याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस की गाजीपुर में है, ये बात याद रखना। जो व्यक्ति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में वाशिंगटन के सामने आत्मसमर्पण किया हो, बहुत सारे युद्ध लड़ा हो, भारत में बहुत सारे प्रशासनिक काम किया हो, उसकी समाधि कहाँ है, गाजीपुर में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, प्रशासन के 4 स्तंभ की बात करें, ब्रिटिश प्रशासन की बात करते हैं, तो कॉर्नवालिस ने कौन कौन से काम शुरू किए हैं, न्याय के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में, सिविल सेवा के क्षेत्र में और आपका पुलिस के क्षेत्र में कौन कौन से काम किए हैं, हम सबके बारे में जानेंगे। ये सब आधार किसने रखा था, कॉर्नवालिस ने रखा था। क्या क्या काम किया ब्रिटिश प्रशासन में, सबसे पहले बात करते हैं, न्याय की शुरुआत किया। कैसे, जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिया। तो जो जिला फौजदारी न्यायालय था वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था, इसे कॉर्नवालिस ने क्या किया, समाप्त कर दिया। और 4 प्रांतीय भ्रमणकारी न्यायालयों की स्थापना किया। 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना किया, कहां कहां पे किया, 3 बंगाल में, 1 बिहार में। तो बिहार के पटना में, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका, ये 3 बंगाल में नियुक्त किया। तो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका कहां पर है, बंगाल में है, और 1 पटना में। 4 प्रांतीय न्यायालय की, भ्रमणकारी न्यायालय की स्थापना किया। ये बात याद रखिएगा, किसने, कॉर्नवालिस ने। गलती मत करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दूसरा, राजस्व के क्षेत्र में इसने क्या काम किया, बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत किया और यह 22 मार्च 1793 को लागू हुआ। तो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1792 में, ये 93 में लागू हुआ। अस्थायी बंदोबस्त को कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत याद रखिएगा किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1792 में। 93 में व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। सिविल सेवा की शुरुआत इसी ने किया। सिविल सेवा में नया पद लाया, क्या लाया, याद ना, संविदाबद्ध सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीयों को भ्रष्टाचारी मान करके उच्च पदों से इनको वंचित किया गया। तो सिविल सेवा की शुरुआत याद रखिएगा, जो आपका IAS है, तो IAS की शुरुआत किसने किया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसने पुलिस थानों की स्थापना की। हर जिले में पुलिस थाना बनाया जाएगा और वहां पर दरोगा की क्या होगी, नियुक्ति की जाएगी। ये काम किसने किया था, याद रखना, कॉर्नवालिस ने किया था। और इसी ने IPS का पद भी शुरू किया था। तो IAS और IPS का पद कौन शुरू किया है, कॉर्नवालिस ने भारत में शुरू किया है। भारतीय पुलिस सेवा की शुरुआत कॉर्नवालिस ने किया है। हर जिले में पुलिस थानों की स्थापना भी किसने कराया था, कॉर्नवालिस ने कराया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे काम किए हैं और ये यहाँ क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो गड़बड़ी मत करिएगा, इसलिए हम हर चीज को अलग अलग बांट के आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कॉर्नवालिस संहिता लाई गई थी 1793 में, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लाया था। तो याद रखना, अगर कहा जाए तो बिफोर और आफ्टर कहा जाए तो 1786 की स्थिति में क्या था, और जब ये आया तो 1793 का सुधार जो हुआ, ये क्या क्या हुआ था। याद रखिएगा, 1786 की स्थिति क्या थी कि मजिस्ट्रेट, कलेक्टर व जज
तीनों कार्य एक ही व्यक्ति कलेक्टर के अधीन होते थे। एक ही व्यक्ति था जो मजिस्ट्रेट का भी काम देखता था, कलेक्टर का भी काम देखता था और जज का भी काम देखता था। ये 1786 की स्थिति थी जब वारेन हेस्टिंग था तब। लेकिन जब ये आया तो इसने बदल दिया, और इसने क्या बदल के कर दिया कि 1793 का जो आपका कॉर्नवालिस संहिता लाई गई थी, उसमें राजस्व कर और न्याय कार्यों को अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया गया कि अब दोनों अलग अलग व्यक्ति देखेंगे। राजस्व काम कोई और देखेगा, प्रशासनिक काम कोई और देखेगा, पुलिस काम कोई और देखेगा। सबके काम को अलग अलग बांट दिया गया। अब बांटने से क्या होगा कि काम ज्यादा अच्छे से होगा। अब एक ही व्यक्ति मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, जज है, तो जाहिर सी बात है वो भ्रष्टाचार भी करेगा और सही से काम नहीं कर पाएगा, काम की डिलीवरी सही नहीं करेगा। इसीलिए याद रखना ये काम किया था, जिन्हें शक्तियों का पृथक्करण कर दिया। एक ही व्यक्ति में इतनी सारी शक्तियां थी, इन शक्तियों को क्या किया, उसने बांट दिया। इसी को कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। तो परिणाम क्या निकला कि भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की शुरुआत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। अब शक्तियों को यहाँ क्या किया गया, बांट दिया गया है। इसी को कहते हैं शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत कहा जाता है। ये बात है देखना, हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 में ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू है, जहां पे कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम को अलग अलग कर दिया गया है। तो ऐसे ही इसने एक ही व्यक्ति पे जो अधिकार दिए गए थे, जो शक्तियां दी गई थी, उनको बांट दिया। अब राजस्व विभाग के लिए अलग काम और न्यायिक कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त होंगे। इसी को शक्ति का पृथक्करण कहते हैं, इसको याद रखिएगा। कॉर्नवालिस 1793 में इंग्लैंड चला गया, तो उसके स्थान पर नियुक्त कौन हुआ? सर जॉन सोर। सर जॉन सोर को नियुक्त किया गया उसके स्थान पर। 1793 से लेकर के और 1798 तक सर जॉन सोर बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए। इन्होंने अहस्ताक्षेप की नीति अपनाई, अर्थात देशी राज्यों के मामले में या किसी राज्य के मामले में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। इसीलिए अहस्ताक्षेप की नीति अगर कहा जाए कौन लाया था, तो सर जॉन सोर लाए थे, याद रखिएगा। दूसरा, सर जॉन सोर ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने, याद रखिएगा, जो अस्थाई बंदोबस्त था, शुरुआत तो कॉर्नवालिस ने किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर लागू इसी ने किया था, सर जॉन सोर ने ही लागू किया था, याद रखिएगा। हस्तक्षेप की नीति क्या थी कि देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में से दूरी बना के रखना था। जो देशी राजा थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसी को अहस्ताक्षेप की नीति कहा गया। जैसे चार्टर एक्ट 1793 कंपनी के शासन का विस्तार किया गया। मराठा निजाम संघर्ष 1795 में आपका खारदया युद्ध में मराठों द्वारा निजाम की पराजय हुई। सोर तटस्थ बने रहे, इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मराठे और निजाम आपस में लड़ते रहे, हैदराबाद के निजाम, इन्होंने कहा हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मुगल संरक्षण, सम्राट शाह आलम को कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। और एकमात्र अपवाद देखा जाए तो 1797 में केवल अवध के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किसने किया था? सर जॉन सोर ने किया था, बाकी किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। तो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्वेश्चन आ सकता है। उर्दू, फारसी, अरबी, लैटिन और ग्रीक भाषाओं का एक प्रकांड विद्वान था, सर जॉन सोर थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछाता है। इनके समय जो घटना हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था, अहस्ताक्षेप की नीति था, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ी आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को याद रखिएगा, भारत का शेर कहा गया, बंगाल का शेर कहा गया था, इसलिए शेर यहां लगा दिया गया है, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेजली याद रखना, लॉर्ड किसके? जॉन सोर के बाद आए। 1798 में ये आते हैं और 1905 तक ये जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे थे। इन्हें बंगाल की शेर की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेजली बिना खून बहाए सहायक संधि के द्वारा इसने ब्रिटिश सत्ता का विस्तार व्यापक स्तर पे किया, ये बात याद रखिएगा। स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। प्रशासनिक कुशलता के कारण इसे कंपनी का अकबर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसे कंपनी का अकबर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रशासनिक कुशलता बहुत अच्छी थी, जैसे अकबर के अंदर थी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि इनके ऊपर भी महाभियोग चलाया गया था, इनके बारे में याद रखना। और 1705 के बाद 1805 के बाद जब इनका पद समाप्त होता है तो 1805 में कॉर्नवालिस ही भारत आया था, जो बाद में उसकी गाजीपुर में डेथ हो जाती है, ये बात याद रखना, मैंने बताया था, ठीक है। इनके समय में कौन कौन से काम हुए याद रखिएगा। तो याद रखना, लॉर्ड वेलेजली के समय में कौन कौन से काम हुए हैं। पहला नंबर पे क्या है? फोर्ट विलियम
कॉलेज की शुरुआत की गई थी 1800 में। 1800 में याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत किसने किया था? याद रखिएगा लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में स्थापना किया गया था। जो लोक सेवक होते थे आईएएस आईपीएस की तरह जो होते थे उनके ट्रेनिंग के लिए याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसके प्रिंसिपल कौन थे? हेनरी टी आपका कोलबुक थे। विवाद क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण 1802 में बंद कर दिया गया। तो 1800 में खोला गया फोर्ट विलियम कॉलेज और 1802 में इसको बंद भी कर दिया गया भारी विरोध के कारण। हाई कोर्ट का वो क्या कहते सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने किया था, ट्रेनिंग के लिए किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसी समय में याद रखिएगा सहायक संधि लाई गई थी। सहायक संधि याद रखिएगा नियंत्रण का चक्र था। तो सहायक संधि का मतलब यह होता था कि हम आपकी सहायता करेंगे और सहायक संधि के प्रणाली के तहत बिना खून बहाए जो है भारत के कई राज्यों पर अधिकार कर लिया इसने। याद रखिएगा कैसे? जो आपका क्या कहते थे भारत के देसी राज्य होते थे, सहायक संधि के तहत ये संधि की जाती थी कि हम आपकी सहायता करेंगे। इसी की बात की संधि होती थी। जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य है, देसी राज्य है, तो देसी राज्य के साथ जब समझौता सहायक संधि के तहत किया जाता था तो उसमें यह नियम था कि आप अपनी सेना को हटा दो और हमारी आधुनिक सेना को आप किराए पर ले लो और सेना किराए पर ले लो और आप हमारी सेना आपके लिए युद्ध लड़ेगी, उसके बदले आप किराया दे देंगे और एक रेजिडेंट आपके दरबार में आपके बैठेगा, हमारा रेजिडेंट होगा, बैठेगा और वो भी जो है आपका निर्णय लेगा। ठीक है, वो निर्णय में भागीदारी भी बन सकता है। अब आप जरा सोचो कि सहायक संधि केवल एक राजा के साथ नहीं की गई थी, कई राज्यों के साथ की गई थी। अब मुझे बताओ कि भारत में अगर सभी राज्यों के साथ सहायक संधि कर ली जाएगी और सभी राज्यों में देसी राज्यों में ब्रिटिश सेना अगर रहेगी तो क्या ब्रिटिश सेना अपने ही खिलाफ लड़ाई लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। ये भारतीय राजाओं को पता ही नहीं था। ठीक है, दूसरा एक फायदा और क्या हुआ? अब रेजिडेंट अगर राजा के दरबार में बैठेगा तो राजा अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर सकते क्योंकि वो बैठा हुआ है, सब देख रहा है। तीसरा, इनके पास जो सेना होती थी, सेना के लिए छावनी बनाना पड़ता। छावनी बनाने से अच्छा है कि सेना को रखने के लिए उनको किला मिल गया। अब किला में सेना आराम से रहेगी और ये जो है सहायक संधि के तहत अब रहने का स्थान किसको मिल गया? सेना को मिल गया। इस सब चीजों से अनजान थे भारतीय राज्य, वो सहायक संधि करते चले गए अपने खर्चे को देखते हुए और हर जगह जब सेनाएं पहुंच गई ब्रिटिश सेना तो युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया और धीरे धीरे रेजिडेंट के माध्यम से वो राज्य पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, लिखा है सैन्य तैनाती क्या थी? तो सहायक संधि में क्या क्या था? देसी राजा अपने राज्य में कंपनी की सेना और एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा, मैंने वही बताया, वही यहाँ किया गया। ब्रिटिश सर्वोच्चता, बिना लड़े ही ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार हो गया और देसी शक्तियों का क्या हो गया? पतन हो गया। मैंने बताया बिना खून बहाए सत्ता कब्जा कर लिया। आर्थिक बोझ, राजा इस सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को निश्चित रकम या अपने राज्य का भूभाग देता था। और संप्रभुता का हनन, राज्य की विदेशी नीति पूर्णतया कंपनी के अधीन हो जाएगी, ये भी इसमें प्रावधान था। तो अब राजा दूसरे राजा से बात नहीं कर सकता है, ये विदेशी नीति के अंतर्गत था। अब बात अगर नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, अब उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या मामला चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस तरह से सहायक संधि के तहत उसने अलग अलग राज्यों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। विस्तार की लहर देखा जाए तो याद रखना सहायक संधि का प्रभाव क्या पड़ा? तो 1798 से 1905 के बीच में अगर देखा जाए तो किन किन राज्यों के साथ सहायक संधि हुई और कौन कौन से राज्य ब्रिटिश सेना के उसमें चले गए? सबसे पहले हैदराबाद गया था 1798 में। हैदराबाद 1798 में सहायक संधि के तहत अधिकार करने वाला पहला राज्य था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है बार बार। और सहायक संधि की शुरुआत कब हुई थी? 1798 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 1799 में मैसूर पर कब्जा किया गया। 1799 में तंजौर पर कब्जा किया गया। 1803 में भोसले राज्य पर कब्जा किया गया। 1803 में सिंधिया राज्य पर कब्जा किया गया। 1801 में अवध पर कब्जा किया गया और 1802 में पेशवा के राज्य पर कब्जा कर लिया गया। सहायक संधि के तहत इन सभी राज्यों पर क्या किया गया? कब्जा कर लिया गया। तो यहां से क्वेश्चन क्रम के अनुसार भी पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। और एक हैदराबाद को याद रखिएगा, सहायक संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद पे ही कब्जा किया गया था, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन बार बार आता है, इसको गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं।
सीधे युद्ध या विलय, बेलेजली के समय में कुछ युद्ध भी लड़े गए, सीधे विलय किया गया। जैसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, टीपू सुल्तान की पराजय हुई और टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर राज पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। तो याद रखना, जो मैसूर पर कब्जा किया गया था वो लॉर्ड बेलेजली के समय में किया गया था, यह भी याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 5 के बीच हुआ, मराठों को भी इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। फर्रुखाबाद, कर्नाटक, सूरत और तंजौर का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया, छोटी छोटी रियासतों का। और 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया। तो मद्रास जो प्रेसिडेंसी बनाई गई थी 1801 में बनाई गई थी, और ये किसने बनाया था? लॉर्ड बेलेजली ने बनाया था। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप समझो, हर चीज को मैंने अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो और आपके क्वेश्चन जो है सही हो जाए, और आप व्यवस्थित तरीके से इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया अभी कि लॉर्ड बेलेजली 1805 में वापस चला गया, और 1805 में याद रखिएगा कॉर्नवालिस को दोबारा नियुक्त किया गया, जिससे गाजीपुर में डेथ हो गई। तब याद रखिएगा जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम को नियुक्त किया गया 1807 से 13 के बीच में। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम आए थे 1807 से 13 के बीच में काम किया। कूटनीतिक संधियां इनके समय कौन कौन सी हुई? महाराजा रणजीत सिंह के साथ इन्होंने अमृतसर की संधि किया था, यह याद रखिएगा। फारस के शाह, मतलब ईरान के शाह, और अफगानिस्तान के शासक शाह सूजा के साथ इन्होंने संधि किया था, लॉर्ड मिंटो प्रथम ने, यह याद रखिएगा। और 1813 का चार्टर एक्ट इनके कार्यकाल में ही पारित किया गया था, यह भी याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो के समय में ही याद रखिएगा 1813 का चार्टर एक्ट भी आया था, ये याद रखिएगा। तो जो छोटे छोटे गवर्नर जनरल आए थे, वायसराय आए थे, इन सब के बारे में जो काम हुए थे वो भी बता देता हूं, तो बिल्कुल क्रम से चलेंगे जिससे आपको याद रहेगा। याद रखना, इनके समय में याद रखिएगा अमृतसर की संधि हुई, अफगानिस्तान और आपका फारस के साथ भी संधि किया था, किसने? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने किया था, ये याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, इनके बाद जाने के बाद जो है अगर कहा जाए तो एक इनसे पहले, थोड़ा इनसे पहले याद रखिएगा, सर जॉर्ज बार्लो आए थे 1805 से 1807 के बीच में आए थे, तब ये आए थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इनके समय में आंतरिक तनाव क्या था? बेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ 1806 में, क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है। सिपाहियों को पगड़ी और तिलक की मनाही के कर दिया गया। ये विद्रोह हुआ था इसीलिए क्योंकि सैनिक पगड़ी और तिलक नहीं लगा सकते हैं। यह आदेश मद्रास के तत्कालीन गवर्नर विलियम बेंटिक ने लागू किया था। बार्लो बाद में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ समय के लिए ये भी आपका जो है क्या थे, जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे थे, और इनके बाद जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम आए थे, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग याद रखिएगा 1813 से लेकर के और 1823 तक 10 वर्षों तक ये भारत में रहा। अधीनस्थ, अलगाव और पूर्ण वर्चस्व की नीति था। रणनीतिक बदलाव क्या किया? सुरक्षित घेरे की नीति इसने शुरू किया। रिंग फेस की नीति इसने समाप्त कर दिया, याद रखिएगा। जिस रिंग फेस की नीति शुरू किया था वारेन हेस्टिंग ने, उसे याद रखना लॉर्ड हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। याद करना कितना आसान है, वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया और लॉर्ड हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया, ठीक। अधीनस्थ अलगाव की नीति की आक्रामक नीति लागू की गई। अधीनस्थ अलगाव की नीति अगर पूछा जाए कौन शुरू किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू किया था, और सुरक्षा घेरे की नीति को, रिंग फेस की नीति को समाप्त करके किया था। क्या था इसमें? याद रखिएगा, ये आपका एक तरह से क्या है, आपका अधीनस्थ अलगाव की नीति का क्या था? नेपाल, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध और सगोला या सगोली की संधि हुई थी, किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। याद रखिएगा, ये सगोली की संधि नेपाल के साथ की गई थी। मराठा, याद रखिएगा 1817 से और आपका 18 के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और संपूर्ण मराठा साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया, किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग समय में, यह भी याद रखिएगा। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ इसके समय में, और इस पर जो है मराठा राज्य हमेशा के लिए जो है ब्रिटिश सत्ता का भाग बन गया, किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। याद रखिएगा, आपका ये भारत का मैप है, तो जो आपका जो पश्चिमी घाट का महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर पिंडारी लोग रहते थे, जनजाति लोग थे। ये लोग मराठा सेना में काम करते थे और ये लोग लूटपाट करते थे। तो सूरत बंदरगाह, बंबई बंदरगाह पे आने जाने वाले जहाजों को लूट लेते थे,
तो पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, जो सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक माना गया। तो देखना, पिंडारियों का दमन 1817 और 18 में मध्य भारत में पिंडारियों का कठोर दमन किया गया। इनको जेल भेजा गया, इनकी हत्या की गई, इनकी आंखें निकलवा ली गई। कुल मिलाकर के पिंडारियों का हमेशा के लिए दमन कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। प्रशासनिक संशोधन, कॉर्नवालिस संहिता में बदलाव क्या हुआ? न्यायिक संशोधन, याद रखिए क्या किया गया, इन्होंने क्या एक नया बदलाव क्या किया। कॉर्नवालिस की विधि संहिता जो 1793 में लाई गई थी, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, कलेक्टरों को पुनः कुछ न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए, जिससे शक्ति के पृथक्करण को अधिक व्यवहारिक बना दिया गया। तो इस समय शक्ति पृथक्करण को और व्यवहारिक बनाया गया लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। राजस्व सुधार इन्होंने क्या किया कि बंगाल में 1822 का काश्तकारी अधिनियम लाया गया, लागू किया गया। तो बंगाल में काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू किया गया लॉर्ड हेस्टिंग समय में, एक नया न्यायिक बदलाव किया। तो इन्होंने कुछ जो संशोधन किए प्रशासन में और न्यायिक क्षेत्र में, ये महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश नीति का अगर विकास देखा जाए तो सर जॉन सोर के समय में, लॉर्ड बेलेजली के समय में और लॉर्ड हेस्टिंग समय में अगर इसको हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो याद रखना, मूल नीति क्या थी? इनकी तटस्थता की नीति थी, इनकी सहायक संधि थी और इनकी अधीनस्थ अलगाव की नीति थी। कितना आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से बताया गया है। देशी राजाओं के प्रति इनकी दृष्टिकोण क्या था? सर जॉन सोर का दृष्टिकोण था आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से परहेज करना, हस्तक्षेप नहीं करना, राजाओं को रक्षा के नाम पर निहत्था कर देना, इनका लॉर्ड बेलेजली का काम था सहायक संधि के तहत। और आपका लॉर्ड हेस्टिंग ने संप्रभुता छीन करके पूर्ण अधीनस्थ थोपना, ये काम इनका था। मुख्य परिणाम क्या हुआ? मराठों द्वारा निजाम की हार हुई गई, मैसूर, अवध और पेशवा का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया लॉर्ड हेस्टिंग समय में। और आपका लॉर्ड बेलेजली के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग समय में मराठा साम्राज्य का जो है पूर्णतः विलय हो गया और जो है पिंडारियों का दमन किया गया इनके समय में। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है। सामाजिक नियंत्रण का बही खाता की बात करते हैं तो 1789 में कॉर्नवालिस ने भारत से दास प्रथा को समाप्त, जो है दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी याद रखना, ये भी कुछ महत्वपूर्ण चीज है। अलग अलग समय में किस समय में कौन घटना हुई थी याद रखिएगा। तो भारत के जो दास होते थे उनके निर्यात पर प्रतिबंध कॉर्नवालिस ने लगाया था 1789 में, ये याद रखिएगा। 1795 में सर जॉन सोर ने बंगाल अधिनियम 21 द्वारा शिशु वध पर रोक लगा दी गई थी, ये याद रखिएगा। सर जॉन सोर ने लगाया था, 1795 में पहली बार लगाया गया था, बंगाल में लगाया गया था। और लेकिन बाद में याद रखिएगा शिशु वध को जो है 1843 में समाप्त कर दिया गया था, पूरे भारत में किया गया। तो पहली बार बंगाल में समाप्त किया था वो क्या कहते हैं, सर जॉन सोर ने किया था, याद रखिएगा। बाद में समाप्त किया गया 1843 में। 1804 में बेलेजली अधिनियम 3 के द्वारा बाल हत्या पर पाबंदी लगाई गई। ईसाई मिशनरियों मार्स, कैरी और बार्ड को कलकत्ता से निष्कासित किया गया। मिशनरियों का विध्वंस किया गया था लॉर्ड बेलेजली के समय में। 1823 में जॉन एडम्स आए थे, इन्होंने समाचार पत्रों के लिए अनुज्ञप्ति नियम लागू कर दिया था। कलकत्ता जनरल के संपादक वह है बकिंघम के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किया था, किसने? जॉन एडम्स ने किया था। तो 1823 में जॉन एडम्स भी बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष अगर देखा जाए तो सामाजिक सुधारों से अधिक यह नीतियां ब्रिटिश प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने का एक माध्यम भी थी, ये भी याद रखना। एक युग का अंत हुआ, बंगाल से संपूर्ण भारत तक का अगर चले तो 1823 से लेकर के और 1835 तक अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है अलग अलग हुआ। जैसे जब 1823 में लॉर्ड हेस्टिंग चला गया तो उसके स्थान पर कौन आया? लॉर्ड एमहेस्ट आए, 1823 से लेकर 28 तक आए। इनके समय में प्रथम बर्मा युद्ध लड़ा गया था 1824 और 26 के बीच में, याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो लॉर्ड एमहेस्ट के समय में हुआ था, ये याद रखिएगा। बैरकपुर की सैनिक छावनी का विद्रोह हुआ था 1824 में और भरतपुर विजय किया गया था, जो आपका राजस्थान का भरतपुर है उस पर कब्जा किया गया था 1826 में। किसके समय में? लॉर्ड एमहेस्ट के समय में हुआ था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा जब 28 हुआ तो 28 में कौन आया? लॉर्ड विलियम बेंटिक आए। तो 28 से लेकर के इनका कार्यकाल 1835 तक था। लेकिन जब ये भारत आए थे तो बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। जब ये भारत आए थे
लॉर्ड विलियम बेंटिक तो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे। और कब आए थे? 1828 में आए थे। 1833 के अधिनियम के तहत इन्हें क्या बना दिया गया? बंगाल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो याद रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखिएगा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल में जो जो घटना हुई है वो हम गवर्नर जनरल के रूप में देखेंगे अलग से। तो इसीलिए केवल ये जब आए थे तो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे, तो अपने शासन काल में ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाए, लेकिन जब जो काम किया वो आगे मैं बताऊंगा मैं। याद रखिएगा, अब यहां से हम लोग जो है जो आगे जो अगले वीडियो पढ़ेंगे वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पढ़ेंगे। तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में हम लॉर्ड विलियम बेंटिक को पढ़ेंगे। ये जब आए थे 1828 में, मैं दोबारा बता देता हूं, ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे, लेकिन 1833 के अधिनियम के तहत इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस बात को याद रखिएगा, मैं दोबारा बता देता हूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में जब भारत आए थे तो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे। 1833 के अधिनियम के तहत इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बना दिए गए। तो भारत के गवर्नर जनरल के चैप्टर में हम यहीं से शुरू करेंगे, ये अगले वीडियो में याद रखिएगा, ठीक है। निष्कर्ष देखा जाए तो 1785 में जो यात्रा कलकत्ता से किले से शुरू हुई थी वो 1835 तक आते आते एक अखिल भारतीय साम्राज्य में बदल चुकी थी। साम्राज्य की नींव और विस्तार का कार्य पूरा हो चुका था। अब यहीं से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत गवर्नर जनरल के रूप में कौन कौन क्या क्या काम किया है हम उनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और इसको और विस्तार से आगे बढ़ेंगे। अलग अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।